अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके काम-शाम जो है वो ठीक-ठाक चल रहे होंगे और हम भी ठीक-ठाक हैं। लेकिन जो दुनिया है, वो लगता है कि ठीक नहीं है और मामला जो है वो काफ़ी हद तक सीरियस हो सकते हैं आइंदा चंद दिनों के अंदर-अंदर। और उसकी वजह ये है कि ये जो ईरान वाला मामला है, ये मामला जो है हो सकता है कि आउट ऑफ कंट्रोल चला जाए और अगर चला गया तो फिर उसका इम्पैक्ट जो है वो ना सिर्फ़ हम पे पड़ेगा, पूरे रीजन के ऊपर पड़ेगा और बाकी जो ममालिक हैं, ख़ासतौर पे यूरोप वाले भी, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है। और अभी खबरें जो आ रही हैं वो यही हैं कि ईरान जो है उसकी तरफ से अटैक हो सकता है, आज रात को हो सकता है या कल हो सकता है। मुझे विंस्टन चर्चिल की एक बात याद आ रही है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि सक्सेस इज़ नॉट फाइनल, फेलियर इज़ नॉट फेटल, इट इज़ द करेज टू कंटिन्यू दैट काउंट्स। यानी सक्सेस जो है वो कोई एक पॉइंट नहीं है जो आपने अचीव कर लिया तो आप खुश हो गए, या फेलियर जो है वो कोई फेटल नहीं है, उसमें आपकी मौत नहीं वाक़ई हो जाती। लेकिन ये जो कंटिन्यू रखने का अपने आप को और जारी रखने का अपने हौसले के साथ, ये जो काम है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और फिर उन्होंने एक और बात भी कही थी, उन्होंने कहा था कि यू हैव एनिमीज़ गुड, दैट मीन्स यू हैव स्टूड अप फॉर समथिंग सम टाइम इन योर लाइफ। यानी अगर आपके कुछ दुश्मन हैं तो ये ना समझें कि आपने कोई गलत काम किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपके कुछ उसूल हैं जिनके ऊपर आपने खड़े होकर ज़िंदगी गुज़ारी है। तो ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि जितने भी लोग इस वक़्त जहाँ-जहाँ पे भी ज़ुल्म के खिलाफ काम कर रहे हैं, अपना एक रेज़िस्टेंस शो कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि वो कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। वो उनका हक भी है और उनका फ़र्ज़ भी है। तो ये जो सूरत-ए-हाल इसका ज़रा तज़िया करेंगे और बाकी जो डोमेस्टिक सूरत-ए-हाल है, उसके ऊपर भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं बेल्जियम से जनाब फैसल मोहम्मद साहब, जो कि आलमी मुसालियतकार हैं और हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब और आपके तमाम क़ारीन और सामीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। बहुत-बहुत शुक्रिया फैसल भाई। शुरू में ही मेरा ख़्याल है कि इस चीज़ को ज़रा हम टैकल कर लेते हैं कि ये जो ईरान वाली सूरत-ए-हाल है, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था कि मुख़्तलिफ़ चीज़ों में जो खबरें आ रही हैं, मुख़्तलिफ़ चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे हैं, वो ये है कि हो सकता है कि आज रात या कल ईरान जो है वो अटैक कर दे, क्योंकि ज़ाहिर है कि अब उनको अटैक तो करना उनको पड़ेगा, ये अब उनकी मजबूरी है। उधर हम देख रहे हैं कि तैयारियां जो हैं वो उधर पहुंच गई हुई हैं। सेंटकॉम के चीफ जी हैं वो कुरेला साहब, वो भी वहां पे पहुंचे हुए हैं। बाकी सब लोग भी कह रहे हैं, बाइडन भी कह रहे हैं कि हम इनको डिफेंड करेंगे। सब कुछ हो रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि ये जो अटैक है, ये इस तरह का होगा कि पिछले अटैक की तरह नहीं होगा और उसका कम से कम मजाक नहीं बनेगा जिस तरह पिछले का बना था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपने जैसे अपने इंट्रो में बताया कि सूरत-ए-हाल बहुत गंभीर है और आपकी ये इत्तला भी दुरुस्त है कि अगले 24 घंटे के अंदर मुझे भी तवक्कुआत हैं और यहाँ भी जो हमारे ज़राए हैं वो इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि अगले 24 घंटे जो हैं मिडल ईस्ट में किसी भी जंग के लिए इंतहाई अहम हो सकते हैं। लेकिन आपने जो बात कही कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये कहा जा रहा है कि अगले 24 घंटों के अंदर ईरान हमला कर देगा। लेकिन मेरे पास एक और इत्तला जो मेरे ज़राए मुझे दे रहे हैं तल अवीव से, वो ये आ रही है कि तल अवीव में अब से 2 घंटे पहले एक अहम मीटिंग हुई है जिसमें ये फैसला किया गया है कि ईरान के हमले का इंतज़ार किए बगैर पहले ही प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक जो है कर दी जाए। अब क्या वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक बराह रास्त ईरान पर करते हैं या कोई फ़ॉल्स फ्लैग को इस्तेमाल करते हैं, ये अभी चीज़ जो है इसकी हमें इत्तला नहीं हो पाई। लेकिन बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि जंग जो है बिल्कुल इस वक़्त तैयार है और दूसरी आपकी एक ये बात कि जो आपने बताई कि सेंटकॉम के चेयरमैन एग्ज़ैक्टली वो भी बिल्कुल आ चुके हैं और इस वक़्त वो जंगी हिकमत अमली के हवाले से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ पे आपको पता है कि जो अमेरिकन बेसेस हैं उनके ऊपर बताया गया है कि हमले हो सकते हैं। ईरान उस पे हमले करेगा और ईरान की प्रॉक्सीज़ भी उस पे हमले करेंगी, ये अब चीज़ फाइनल हो चुकी है। लेकिन आपके सवाल का जो दूसरा हिस्सा था कि जो पिछली मर्तबा जो वो ईरान ने किया था, देखिए जो पिछली मर्तबा ईरान ने किया था तो उसके अंदर जो आपको पता है कि ईरान की सराउंडिंग में उर्दन वगैरह वो मिसाइल वहाँ से गुज़रे थे जॉर्डन के ऊपर से। हाँ, हाँ। तो जॉर्डन ने उस वक़्त उसको इंटरसेप्ट किया था और जो वहाँ पे अमेरिकन जो वहाँ पे जो उनके अड्डे वगैरह जो वेसल्स जो कोई भी उनका डिफेंस सिस्टम है, उन्होंने भरपूर तरीके से उसको थोड़ा-सा रोका। बहरहाल उन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ। हाँ। लेकिन इस बार हुआ ये है कि जॉर्डन के जो वज़ीर ख़ारिजा हैं, वो तक़रीबन को 18 साल बाद आज आपको पता है वो ईरान गए हैं जी और हाँ। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा से उन्होंने मुलाकात की है। मेरे पास जो बावसूख ज़राए से इत्तलात आ रही हैं, कुछ मुस्लिम ममालिक के जो हैं सफ़ारतकार साबिक़ा या तमाम जो सूरत-ए-हाल को मॉनिटर कर रहे हैं,
उनका कहना ये है कि माइकल कोरेला के आने से कबल अमेरिका ने सऊदी अरब के थ्रू और चंद अपने हलीफ दोस्त अरब ममालिक के ज़रिए ईरान को ये कन्विंस करने की कोशिश की थी कि ईरान जो है किसी भी बड़े हमले से बाज़ रहे, ठीक है? जो कुछ किया है उसके ऊपर जो एक महदूद हम जो हमला कर सकते हैं या किसी को शख्सियत को निशाना बनाए, जो एक तरीक़ेकार होता है आपको तो हाँ, अगर ईरान को मजबूर किया जाए कि वो कोई बड़ा हमला ना करे, अगर कोई बड़ा हमला किया तो जंग जो है खित्ते में फैल जाएगी। लेकिन बावसूख ज़राए ने अरब के ज़राए ने ये इस बात की तस्दीक की कि तीनों अरब ममालिक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि हम अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम पहले भी हाँ, गुज़िश्ता हाँ, उसकी वजह ये है कि हम गुज़िश्ता 6 माह से 4 माह से मुसलसल ये कोशिश कर रहे हैं कि गज़ा के अंदर जो है ब्लडशेड जो है मुसलमानों को रोका जाए, लेकिन कोई पीस प्लान कतर ने भी आपको पता है कोशिश की थी, यूएई ने भी बुलाया, हाँ, अमेरिका ने उसको वीटो किया, सारा सब कुछ आपको पता है जो कुछ होता रहा है। तो उन्होंने कहा पे अगर मामला जंग बढ़ता है तो बढ़ जाए, मामला बढ़ता है तो बढ़ जाए, जंग बढ़ती है तो बढ़ जाए, लेकिन हम जो है ना इस वक़्त कुछ नहीं कर सकते। इस सूरत-हाल के बाद जो है कोरेला साहब यहाँ पर पहुँचे हैं और जैसे मैंने आपको बताया कि वो अपने अमेरिकन बेसिस हैं उनको उनको सपोर्ट यानी उनको उनका जो प्रोटेक्शन है उसके हवाले से जदीद तरीन मामलात वो दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर के बेसिस के ऊपर अमेरिकन बॉम्बर्स भी आ चुके हैं। इस वक़्त तक 4000 मेरीन 4000 से ज़्यादा मेरीन भी वहाँ पहुँच चुके हैं और तमाम जितने भी सऊदी अरब के अंदर है, बहरीन में है, कतर में, कुवैत में जितने भी अमेरिकन जो हैं अड्डे उनको अलर्ट कर दिया गया है। तो इस हुँ। मर्तबा अच्छा ये जो मामला था उर्दन का जो आपने बताया मैंने कि जो बात हाँ, आपकी फिर मुकम्मल यहाँ हो जाएगी कि उर्दन के जो वज़ीर-ए-ख़ारिजा पहुँचे, उन्होंने भी जाके इस मर्तबा कह दिया कि अगर ईरान की तरफ से अगर कोई हमला होता है या इधर कोई अगर कोई मिसाइल इसराइल की तरफ जाएगा, तो हम जो है अब उसको इंटरसेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता करेंगे। हूँ कि पिछली मर्तबा जो तमाशा हुआ था क्योंकि सबसे ज़्यादा इंटरसेप्ट जो है उर्दन की तरफ से हुई जॉर्डन है। के हाँ, हाँ, जी, हाँ। जॉर्डन की तरफ से। तो ले अब मुझे लग लेकिन रहा है लेकिन कि इसमें मामला जो है हाँ, इसमें अब मामला ज़रा कुछ इसमें बरअक्स होगा। इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रा पूछूँगा कि जो आपने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की है ना, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है उसकी तरफ भी आपकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहता हूँ। वो ये है कि जो टाइम ऑफ इज़राइल का एक जो चैनल है चैनल 12 जी, जी। वो ये रिपोर्ट कर रहा है, अब ये दुरुस्त है या नहीं है, वो ये कह रहा है जी कि ईरान ने ये क्लेम कर लिया है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, यानी उसने अब ऐलान कर दिया, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ऐलान है, इसको अगर आप सोचें और समझें, तो यूँ लगता है कि जैसे ये एक एक प्लॉय के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए कि जी, चूँकि ईरान ने ऐलान कर दिया है और चाहे वो झूठ भी हो, तो हमने उसकी इंस्टॉलेशंस के ऊपर अटैक कर दिया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के तौर पर। देखिए, अगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर ईरान ने कहा है, सच है या झूठ है, वो तो चलिए एक बात की बात है। लेकिन अगर ईरान ने कर भी लिया है मिसाल के तौर पे, तो इसको बुनियाद बना के आप स्ट्राइक तो नहीं कर सकते। स्ट्राइक तो ख़ैर उन्होंने करना है ही है, प्रीएम्प्टिव हाँ, स्ट्राइक तो करेंगे, हो सकता है ये रीज़न बना दें। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको एक बात आपके चैनल से कोट कर दूँ कि ईरान पे जब अगर हमला हो जाता है और ये बराह रास्त अगर जंग होती है, तो ईरान जो है सरप्राइज़ दे सकता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ इस हवाले से। ठीक है। अच्छा लेकिन साथ ही साथ देखें कि सिचुएशन जो है, वो कितनी खतरनाक हो सकती है। अभी आप देखें बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में मामलात कंट्रोल में आ गए थे, लेकिन फिर वहाँ पे देखें कि किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने बल्कि वहाँ का 9 मई कर दिया है और वहाँ पे लोगों को अब उन्होंने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया जो सड़कों पे आए हैं। फिर आप देखें कि जो टर्की के मामलात हैं, टर्की के भी अंदर भी मामला जो है वो ठीक नहीं चल रहे हैं। उनकी जो हिपोक्रेसी है इज़राइल के हवाले से वो भी सामने खुल के आ रही है। आपको पता है कि 40% जो इज़राइल का ऑयल है वो अज़रबैजान से चलता है उस पाइपलाइन के ज़रिए जो कि टर्की से होके गुज़रती है और टर्की उसको बिल्कुल रोकने के लिए तैयार नहीं है। तो एक टर्किश जो हिपोक्रेसी है वो भी सामने आ रही है। दूसरी साइड हम देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ ममालिक दूसरे हैं, ख़ास तौर पे अभी आप देखें पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं, अगर इन सबको जोड़ के देखें तो ये पूरे का पूरा जो खित्ता लग रहा है, ये अप इन फ्लेम्स लग रहा है कि आइंदा चंद महीनों में या हफ्तों में ये सूरत-ए-हाल जो है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है और पाकिस्तानियों को ये देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान से बाहर इस वक़्त क्या सूरत-ए-हाल चल रही है। डू यू एग्री विद इट? देखिए, मैं इस तमाम सूरत-ए-हाल से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा कि इसका असरात जो हैं पाकिस्तान पर पड़ेंगे और वैसे भी इस वक़्त जो है साइप्रस भी अलर्ट मोड के अंदर है और क्योंकि ये बात कही जा रही है तुर्की के हवाले से भी कि तुर्की पे भी अब दबाव है, आपकी बात दुरुस्त है। तुर्की के ऊपर भी अब दबाव ये आ रहा है कि वो इस मामले को दुरुस्त करे और कि वो वाज़ेह तौर पर करे कि इस क्योंकि अब देखिए मामला जो है ना कुछ खोल के मुझे लग रहा है कि हुँ, जंग जो है ना कहीं न कहीं मज़हबी सूरत-ए-हाल इख्तियार ना कर ले। क्योंकि जिस तरीके से मामलात तो मैं देख रहा हूँ और मैं अपने इत्तराफ़ में भी नाम नहीं ले रहा कुछ ममालिक के, वहाँ से मैं कुछ चीज़ें ऐसी महसूस कर रहा हूँ कि टुवर्ड्स जो है ना ये मामला जो है
मुसलमानों के हवाले से जा सकता है, क्योंकि यूरोप के अंदर भी कई ममालिक के अंदर जो है आपने देखा है कि फ़लस्तीन के हवाले से बड़े ज़बरदस्त हाँ। मुज़ाहरे हुए हैं। और अगर ये मामला सिर्फ़ इसराइल की हद तक रहता है, अभी आप इसराइल देख रहे हैं और ना यूके में क्या हो रहा है, यूके के अंदर राइट्स शुरू हो गए जी, हैं। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। अगर ये हाँ, मामला सिर्फ़ इसराइल और ईरान तक ही रहता, तो ज़्यादा मतलब शायद हो सकता है ये मामला उधर ना जाता, लेकिन चूँकि इसमें अमेरिका उतर रहा है और बरतानिया भी आ रहा है, आपको पता है मैंने बताया कि अमेरिकन वेसल्स वहाँ पहुँच चुके हैं, सारे के सारे बरतानिया भी इस हवाले से तैयार है। तो इसको जो है किसी और मामले की तरफ ले जाया जा रहा है और लोग यही कह रहे हैं कि ये जो कुछ मुसलमानों का इतने अरसे से कत्लेआम हुआ है, उसको नहीं रोका, ना बरतानिया ने कोई किरदार अदा किया, ना जबकि अब ये सारा मामला हुआ है, तो ये फिर दोबारा उतर के जो है ईरान पर हमला करने आ रहे हैं। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये मामला अचानक जो है कहीं और भी भड़क सकता है। और इसके जो है इंग्लैंड में जो आपने बताया, इंग्लैंड के अंदर भी यही पोज़ीशन है इस वक़्त, कई शहरों के अंदर जो इस वक़्त फ़सादात हो रहे हैं, इस वक़्त भी हो रहे हैं। वहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि ये भी असरात उसी के ही हैं, लोग भड़के हुए हैं, क्योंकि इंग्लैंड में बड़े जो है इसराइल के हवाले से बड़े ज़्यादा मुज़ाहरे हुए हैं। तो वहाँ हाँ, पे भी जो लोग हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे मुसलमानों का जो है गलबा बढ़ता जा रहा है, और वहाँ तो बाकायदा नारे लगाए जा रहे हैं कि वी डोंट नीड एनी मुस्लिम एनी मोर हियर इन आवर कंट्री, दिस इज़ द व्हाइट लैंड। हाँ, तो हाँ। इस तमाम सूरत-ए-हाल को देखते हुए ये मामला जो है मुझे लग रहा है कि कहीं मज़हबी सूरत-ए-हाल ना इख्तियार कर ले। तो ये खतरा है बिल्कुल जो आप जो कह रहे हो, बहुत और ही इसकी आग पाकिस्तान तक पहुँच सकती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। वो खतरनाक सूरत-हाल हो सकती है और देखिए पाकिस्तान के अंदर भी जो सब आप देख रहे हैं, वो जो अगर हालात देखें आप, आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज इमरान खान साहब को 1 साल हो जाएगा जेल के अंदर। अब देखें 1 साल के अंदर-अंदर उस शख्स की जो सूरत-हाल है, वो किस तरीके से वो खड़ा हुआ है, किस तरीके से वो अपने इरादे जो हैं वो बता रहा है कि क्या हैं। लेकिन साथ ही साथ उनकी तबीयत भी खराब है। आप अंदाज़ा लगाएँ कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उसको फ्रिज तक नहीं दिया गया ताकि वो अपने फूड वगैरह वहाँ पे रख सके। वो कहते हैं कि मुझे फूड पॉइज़निंग हो जाती है। और ये जो उनका माइंडसेट है, जो लोग ये कर रहे हैं, आप ये अंदाज़ा लगाएँ कि इमरान खान साहब अपनी मुख्तलिफ लोगों से बात भी करते हैं कि भई ये क्या हो रहा है, किस तरीके से चल रहा है, लेकिन वो डील करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक चीज़ मुझे समझ नहीं आती फैसल भाई, जो वो सबसे बड़ी जो बात है, वो ये है कि अब कहीं ये समझ आनी चाहिए कि हमने जो कुछ भी किया था, अब 2 साल गुज़र चुके हुए हैं, अब थोड़ा-सा हमें रिवर्स गियर लगाना चाहिए, थोड़ा-सा हमें बैक ट्रैक करना चाहिए, ताकि सिचुएशन पाकिस्तान की ठीक हो। हमारी इकोनॉमी को अब देखें उसका बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, हमारी जो स्ट्रेटेजिक इश्यूज़ हैं, वो बिल्कुल खत्म हो चुके हुए हैं। अब देखें अब चाइना को फिर हमने कह दिया कि जी रीशेड्यूल कर दें हमारे कर्ज़े, तो इसको आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं इस सूरत-हाल को? देखिए, आपको याद होगा मैंने इससे कभी भी आपको कहा था कि अगर इस मामले को अगर आप फौरी तौर पर रिवर्स कर लें, तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ऐसा महसूस ये होता है कि मौजूदा हुकूमत जो है इसको रिवर्स करना ही नहीं चाहती। इस वक़्त जो सारा मामला चल रहा है इमरान खान के साथ, वो भी एक वक़्त का ज़िया है, और मौजूदा जो गवर्नमेंट है, मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये 2 इनके हाथ में कार्ड हैं। एक कार्ड इनके पास है इमरान खान से बातचीत का, और एक कार्ड है इसमें इमरान खान को सज़ा देने का। ये दोनों कार्ड साथ लेके चल रहे हैं। और इनकी नज़रें ट्रम्प की तरफ हैं कि ट्रम्प की पोज़ीशन क्या है। अगर ट्रम्प के कदम बड़ी तेज़ी से जैसे व्हाइट हाउस की तरफ बढ़ते जाएँगे और ये देखेंगे कि ट्रम्प की जैसे-जैसे तेज़ी है, तो ये फिर वो बातचीत वाला जो है कार्ड इस्तेमाल करेंगे, वरना अदरवाइज़ ये सारी दुनिया के जो हालात ख़राब होते हैं, तो इन इस ख़राबी हालात के दौरान भी इनका ये एक प्लान है, अंदर ये बात तय है कि इसी दौरान जब सारी दुनिया में अफ़रा-तफ़री मची होगी, ईरान के भी हालात हाँ, ख़राब, इधर सारा मामला होगा, लोग परेशानी में होंगे, तो उसी दौरान जो है सारी दुनिया की तवज्जो इधर-उधर हो करके ये क्या कहते हैं, हाँ, हो सकता है इमरान खान के हवाले से भी कोई सज़ा दे दें। और ये जो आप बता रहे हैं, इमरान खान के साथ भी आप देखें वाक़ई ज़ुल्म तो हो रहा है, ज़्यादती तो हो रही है। लेकिन हाँ, देखिए फिर मैं अपनी इस बात को रिपीट करूँगा कि इमरान खान के लिए जो मसला जो भी है इस वक़्त, सबसे बेहतर ये है कि यहाँ पे अवाम को खड़ा होना होगा, क्योंकि मसला ये है कि इमरान खान एक अवामी लीडर है और अवाम का हाँ, मैंडेट चोरी हुआ है। आपने बांग्लादेश की बात की है, बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है। वहाँ पे आप देखिए वो लोग बिल्कुल। वो सब कुछ कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा हम आपके मुतालबे भी उन्होंने कहा नहीं मुतालबा-वतालबा कुछ नहीं, हुकूमत की छुट्टी करें आप। तो अब हाँ, ये सारा देखिए सारा मामला हो गया। पनामा पेपर्स में आप कौम खामोश रही, पनामा पेपर्स में आपको पता लग गया कि लोगों ने लूटा, लोग बर्दाश्त कर गए, चलें ठीक है। अब ये आपके पास आईपीपीस का इतना बड़ा जो स्कैंडल आया है और पता लग गया है आपको कि इन सियासतदानों ने प्लस मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट ने भी मिल के खाया है। मौजूदा और साबिका एस्टेब्लिशमेंट सब लगी, हुँ, ये सारे मिल के खाते रहे पाकिस्तान को लूट-मार के अंदर। आपने कभी सोचा है कि ये जो दोबारा बार-बार दौड़ा के जिन सियासतदानों को लाके जो बिठा दिया जाता है, यही जागीरदार होते हैं, यही उनकी औलादें होती हैं, यही हाँ, सेटअप होता है। स्टेटस की वजह क्या है? इसलिए कि सब मिलकर खाते हैं। पहले मेरे दादा खाते थे, अब मेरे बाप खाए, उसके बाद अब मैं खाऊँगा, उसके बाद मेरी आगे और सारा सिनेरियो वही है। हाँ, हाँ, तो अब हाँ। ये आप देखें आईपीपीएस का जो हुआ है, तो अब इसके बाद भी अगर कौम नहीं निकल पा रही तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे बताइए कि अब अब ये देखें बांग्लादेश की आपने बात की, बांग्लादेश में अभी तक जो है तकरीबन 80 से ज़्यादा लोग जो हैं, वो पिछले 24 घंटों में शहीद हो चुके हुए हैं।
जी, यानी जी, वो जी। सड़कों पे निकल रहे हैं, कुर्बानी दे रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं और उसके रिज़ल्ट्स भी उनको मिल रहे हैं। लेकिन जी हाँ। हमारे यहाँ पता नहीं क्या मसला है, लेकिन देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ फैसल भाई, एक तो ये है कि जो हमारे हालात हैं, इसमें लोग वैसे ही चूँकि इतने वो मरे हुए हैं बेचारे इकोनॉमी की वजह से, वो समझते हैं कि यार अब क्या करें, हम ना बिल दिए जा रहे हैं अब और खुद आपने देखा कितने लोग जो हैं, ख़वातीन जो हैं वो छलांगे लगा रही हैं नालों के अंदर और इस तरह के हालात तो हैं। लेकिन साथ-साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारी अदलिया है, वो भी अपने चक्करों में पड़ी हुई है। अभी आपने देखा जो 2 जजेस ने जो लेटर लिखा है, जो अपना इख्तिलाफी नोट लिखा है, वो तो ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई लठ बर्दारी के साथ वो निकल के वो अपने उन्होंने पूरी चढ़ाई कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। कभी ऐसा हमने सुना नहीं था कि 2 जजेस कह रहे हों कि जी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो गैर आईनी फैसले जो हैं उसके ऊपर अमल ना करें। ये कभी आज तक सुना था आपने? तो ये तो सूरत-ए-हाल हमारी अदलिया की हो चुकी हुई है। देखिए, मसला ये है कि 189 के तहत सुप्रीम कोर्ट को पूरा इख्तियार है कि वो किसी भी मसले का अगर जैसा चाहे वो फैसला दे सकती है और 189 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना हर एक पे फर्ज़ है। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो फैसला आया था, लोग इसे समझ नहीं रहे। मैंने आपसे कहा ना कि हुकूमत अभी भी चाहती नहीं है, वरना हुँ, अदरवाइज़ आप देखें, आप ही के चैनल से मैंने ये बात आपको क कही थी गुज़िश्ता से 2 इंटरव्यूज़ पहले मैंने आपको बताई थी ये बात कि हुकूमत का ये प्लान है कि जजेस ने ये जो मखसूस नशिस्तों का जो फैसला किया है, इसको ये बाईपास करने के लिए पार्लियामेंट का इस्तेमाल करेंगे। अब आप देख लें, कल वो हुँ, बात आ गई है कि पार्लियामेंट हाँ, के अंदर वो बिल को मज़बूत मंज़ूर करेंगे ताकि जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है, उसको मज़बूत किया जाए। अब यहाँ पे सारा मामला ये आता है, लोग यहाँ समझने की कोशिश करें, लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस ने फैसला दिया, अक्सरियती जो फैसला है, उसको लोग ये कह रहे हैं कि वो गैर आईनी है। देखिए, यहाँ बात समझने की है, ये गैर आईनी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जैसे हुँ, मैंने कहा ना 189 के तहत, अब 189 के तहत क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला ऐसे दिया? नहीं, उसको यूँ समझें आप कि सुप्रीम कोर्ट ने बुनियादी तौर पर जो है पीटीआई के की जो हक तलफ़ी हुई थी, देखिए पीटीआई के हाँ, साथ हक तलफ़ी हुई थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड किया था। किसने मिसगाइड किया था? इलेक्शन कमिश्नर ने। इलेक्शन हुँ, कमिश्नर ने गलत मालूमात, गलत चीज़ें फराहम करके उनसे निशान छिनवा के पीटीआई को बाहर करवाया। आपको पता है निशान छिन गया था, पीटीआई बाहर हुई तमाम इलेक्शन से। तो जो हाँ, पीटीआई को नुकसान गलत मालूमात की बुनियाद पर दिया गया था, उसकी वजह से पीटीआई को अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलीफ दिया है, यानी इंसाफ किया उनके साथ। तो लेकिन उसकी वजह से आप देख लें कि हुकूमत खड़ी हो गई और वो जैसे आपने कहा कि 2 जजेस जो हैं वो बिल्कुल खुल के सामने आ गए और वो सारे हाँ। के जो दोनों जजेस हैं उनका आप अगर पीछे से देख लें, उनका हदूद अरबा तो आपको पता लग जाएगा कि वो पाकिस्तान मुस्लिम पता लीग। जी हाँ। समझ आ रहा है कि सूरत-ए-हाल जब वो है। लेकिन एक चीज़ मुझे बताएँ कि इस वक़्त जो है नून लीग जो है और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी भी, दोनों जो हैं वो अजीब तरह की बातें कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नवाज़ शरीफ जो हैं उनके बारे में सुना है कि उनको जाने से बाहर मना कर दिया गया है क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। तो अब लेकिन उनकी जब तक वो अंदर हैं तो उनकी ज़मानत मौजूद है। जब वो बाहर चले जाएँगे तो इसका मतलब है कि वो फिर इनके कंट्रोल में नहीं रहेंगे। तो इसलिए उनको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी ऑन द अदर हैंड नैय्यर बुखारी साहब आपने स्टेटमेंट देखी होगी, वो कह रहे हैं जी कि इलेक्शंस रिग्ड हुए थे और हुकूमत जो है वो नई इलेक्शन करवा के देख ले कि क्या सूरत-हाल है। तो ये कुछ लगता है आपको कि हवा कुछ बदल रही है, कुछ इनके जो इत्तेहादी हैं वो सोच रहे हैं कि यार ये इतना बोझ भी नहीं हम उठा सकते? नहीं, देखिए मैंने आपको कहा ना ये सारा मामला ये अमेरिका के साथ नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में देखिए वही कुछ होता है जो कुछ ये बदकिस्मती हमारी, हर काम जो है यहाँ पर, मैं अब आपको क्या बताऊँ, आपको यहाँ पे अगर किसी सूबे का गवर्नर भी अगर नॉमिनेट करना होता है ना, तो वो अब चारों सूबों के अंदर आपको पता है हमारी माशाल्लाह मगरिब की कॉन्सुलेट मौजूद है और बड़ी ताकतवर कॉन्सुलेट मौजूद है। हाँ, ये मैं हाँ, आपको बिल्कुल, वैसे बिल्कुल। ही मतलब मैं कोई इसमें हवा में तीर नहीं चला रहा, ये मेरे सामने की बात है। मुझे खुद हुँ, कहा है किसी ने, कराची के अंदर एक दफ़ा मैं मौजूद था, तो वहाँ पे डिप्लोमेट्स की उन्होंने खुद कहा कि यार बदकिस्मती कि हमारे यहाँ जब क्या कहते हैं गवर्नर भी लेना होता है ना, तो अपने सिंध के में जो कॉन्सुलेट जनरल उससे मशवरा करते हैं कि यार हम ये ले के ना लें। ठीक है, अब मैं आपको हाँ, नाम भी बता देता हूँ, चलिए वो लेरी सी ग्राहल ने मुझे बताया था जो अमेरिकन कराची में कॉन्सुलेट जनरल था। तो जिस मुल्क अच्छा। की सूरत-ए-हाल ये होगी, आप मुझे हाँ, बताइए, तो वहाँ पे क्या फिर होगा? वहाँ आप हाँ, क्या तवक्को कर सकेंगे? तो सारा मसला ये है कि ये सारा उधर ही देख रहे हैं, जो इनको ऑर्डर होगा ये उसी तरफ जाएँगे। तो अब जहाँ तक ये बात आपने की कि नवाज़ शरीफ वाली बिल्कुल दुरुस्त है, नवाज़ शरीफ को इसलिए जाने से रोक रहे हैं क्योंकि नवाज़ शरीफ के साथ असल में इनकी अब अनबन हो चुकी है। लेकिन इसमें नवाज़ शरीफ का, इसमें मैं समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का भी इतना कसूर नहीं है। मतलब मैं इन हुँ, दोनों की बात कर रहा हूँ, नवाज़ शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की अगर आप बात करें, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट की मैं कसूरवार इसलिए नहीं समझता कि नवाज़ शरीफ ने इनसे कहा था कि जब मैं आऊँगा तो सारा पाकिस्तान मेरे पीछे होगा। तो हाँ, इसीलिए हाँ, इनसे डील कर ली थी। उन्होंने कहा भई ये बड़ी पावर के अंदर है, सारा सब कुछ है, वो यहाँ तो कोई भी नहीं उनके पीछे आया। तो इसलिए जो है हाँ, अब वो वो तो अपनी परेशान सीट है। नहीं अब जीत वो, सके। हाँ, अब वो सोचते हैं कि अब अगर इनको छोड़ दिया तो ये बाहर जाके फिर और गड़बड़ करेंगे और पता नहीं क्या हुँ, बातें करेंगे, क्योंकि काबिल भरोसा तो है ही नहीं ये। तो ये जो सही है ना बात। खुद एस्टेब्लिशमेंट भी बहुत बुरी तरह से फँस चुकी है। हाँ, ये तो है, लग रहा है लेकिन साथ ही साथ एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो खबर दूसरी तरफ से आई है और वो अमेरिका से आई है,
वो आपने देखी होगी, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये इनकी रिपोर्ट है जो कि मुर्तजा हुसैन और रायन ग्रीन जो कि पहले इंटरसेप्ट में काम कर रहे थे, ये अब इन्होंने नई एक वेबसाइट खोली है, ड्रॉप साइट। उसमें जी, जी। इन्होंने ये कहा है कि एक सीक्रेट पाकिस्तानी प्रोग्राम डायरेक्ट्स मिलिट्री ऑफिसर्स टू अटैक सोशल मीडिया क्रिटिक्स एंड डिजिटल टेररिस्ट। वो कह रहे हैं कि इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्टेप द आर्मी हैज ऑर्डर्ड थाउजेंड्स ऑफ फील्ड ऑफिसर्स to wage online war against supporters of deposed former Prime Minister Imran Khan and other opposition video voices. अब ये जो पूरी रिपोर्ट है, ये बेसिकली ये कह रही है कि फौज पाकिस्तान ने अपने ऑफिसर्स को इस काम पे इस रिपोर्ट के मुताबिक लगा दिया है कि वो सियासी तौर पर अपने फेक अकाउंट्स बनाएं और सियासी बयानियां बनाएं इमरान खान के खिलाफ, दूसरी पार्टीज के हक में, जो भी है। तो ये तो बेसिकली अगर ये सच बात है तो फिर तो ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री एक्ट है उसके खिलाफ है, पाकिस्तान की आर्मी की अपनी फ्यूचर उसकी जो है स्टैंडिंग उसके खिलाफ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल होने की जो बहस है उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठेगा। फिर तो आप समझते हैं कि ये एक बड़ी डैमेजिंग स्टोरी है, इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन भी आनी चाहिए और इसको डिनाई भी करना चाहिए अगर बिल्कुल, अगर ये गलत है। बिल्कुल, बिल्कुल इसके ऊपर आईएसपीआर का स्टेटमेंट आना चाहिए, ये बड़ी पाकिस्तानी फ़ौज को एक और डैमेज करने वाली बात है। लेकिन अब देखिए मुझे नहीं पता इस स्टोरी के बारे में, मेरे पास इसके हवाले से कोई इत्तला तो नहीं है, आप कह रहे हैं ये स्टोरी होगी बिल्कुल। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर ये भी है कि अगर ये काम कर क्यों रहे हैं, अभी अगर अगर ये इसमें थोड़ा-सा शक हमें क्यों पड़ता है, इसलिए कि अब आप देखें ना वो आईपी जो बिजली के हवाले से उन्होंने कहा था कि बिजली का जो बिल है वो मतलब कहा था कि ये फ़ौज इकट्ठा करेगी। ये सिक्योरिटी एजेंसीज़ की ड्यूटी लगा रहे हैं कि बिजली के बिल लेंगे, तो इस किस्म के जब ये काम लेंगे अच्छा जहाँ तक ये बात है ये जो आपने डिजिटल टेररिज़्म के हवाले से और आपने कहा कि वो उस किस्म की प्रोपेगेंडा, तो आपको याद होगा कि वो 5th जनरेशन वॉर के हवाले से वो जो आपके थे गफूर पहले जो आईएसपीआर के थे, उन्होंने भी शायद हाँ, कुछ अपना बनाया था। ख़ैर वो बहरहाल वो तो प्रो पाकिस्तान था, पाकिस्तान के हवाले से, तो हो सकता है शायद इनका प्लान हो लेकिन मैं समझता हूँ कि अकॉर्डिंग टू दी जो आर्मी लॉ है या जो पाकिस्तान की जो डिफेंस फोर्सेस हैं, उस हवाले से ये चीज़ दुरुस्त नहीं है। अगर ये करेंगे तो वाक़ई ये पाकिस्तान के इदारे को मज़ीद जो है मतलब नुकसान पहुँचाएगा उनकी शोहरत को। नुकसान पहुंचाएगा। अच्छा, एक और जो चीज है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पिछले दिनों में हुई है और वो हुई है उसके हवाले से हमारे जो दोस्त हैं शेर अफजल मरवत साहब, उनके बारे में जो काफ़ी एक मुतज़ाद किस्म की पहले खबरें चलती रहीं कि जी उनको निकाल दिया गया है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं निकाला गया, फिर फाइनली इंतज़ार पंजोता साहब जो हैं वो आए और उन्होंने कहा जी कि नहीं, इमरान खान साहब के कहने के ऊपर उनको निकाला गया है। तो ये जो आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला था और कुछ लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी किया कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। शेर अफजल मरवत वाक़ईतन पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे थे। देखिए, शेर अफ़ज़ल मरवत साहब के बारे में ये तो मुझे शक है कि वो कोई बाज़ औक़ात जो है उनकी कुछ मुलाकातें जो हैं, कुछ ऐसी रही हैं कि जिनकी वज़ह से शक-व-शुबहात पैदा होते हैं। लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत को खुद भी सोचना चाहिए कि जब पार्टी इस वक़्त एक ऐसी सिचुएशन के अंदर है, तो और जब उनके ऊपर इल्ज़ामात आ रहे हैं, तो उनको चाहिए कि वो खुद भी थोड़ा-सा ख़ामोश रहें। देखिए ना, कोई एक फ़ितरती चीज़ है, जब आपको पता है कि पार्टी क्राइसिस में है, आपका चेयरमैन इस वक़्त जेल के अंदर है, उसके लिए कोई मामला नहीं हो रहा, तो उनको कोशिश ये सिर्फ़ करना चाहिए कि लोग इकट्ठा हों। तो लेकिन बस लगता है मुझे कि इसके अंदर एजेंसीज़ जो है ना कामयाब होती जा रही है और एजेंसी जो है आस्ते-आस्ते पीटीआई को कमज़ोर कर रही है। देखिए अभी ये जो जमात इस्लामी वाला मामला हुआ था, जब हाँ, आपको याद होगा मैं पहले भी कहता रहा हूँ, अभी कल-परसों एक इंटरव्यू भी हुआ था मेरा फ़ॉरेन उसके हवाले से पाकिस्तानी में जो सिचुएशन जमात इस्लामी पे आईपीपीज़ पर, तो उनको मैंने कहा था कि इमरान खान को चाहिए था कि इसमें इनको दाखिल होना बट डज़न्ट मैटर कि मतलब वो कोई इस तरह वो कुछ भी कहते रहते हैं हाफ़िज़ न जो है साहब हाफ़िज़ नईम हाफ़िज़ या नईम साहब, हाँ, कोई हाँ, अगर वो इमरान खान के हवाले से लेकिन इश्यू ये था ये बिजली का इश्यू ये बहुत बड़ा इश्यू है, आईपीपीज़ का ये हाँ, बहुत बड़ा इश्यू है और अब ये बंद नहीं हो सकता मैं आपको बताऊँ क्योंकि मामला खुल चुका है। तो इमरान खान को चाहिए था इसके अंदर चले आते, शामिल होते क्योंकि देखिए आईपीपीज़ को इमरान खान ने तो माहिदा नहीं किए थे आईपीपीज़ ने बल्कि इमरान खान ने तो इस आईपीपीज़ के माहिदे को उसने रिवर्स करने की भी बात की थी। तो अब ये था कि अगर वहाँ उसमें चले जाते लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिस वक़्त इनसे बात हो रही थी वहीं कहीं आगे कुछ लोग जो हैं इनके उनसे एस्टेब्लिशमेंट भी कह रही थी कि नहीं जनाब आपकी तो चेयरमैन साहब से बातचीत चल रही है, आप इसके अंदर हाँ, ना जाएँ। तो असल में मसला ये है कि जैसे आपने कहा बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पीटीआई के अंदर इस वक़्त जो जेल से बाहर जो क़यादत है ना, वो इस वक़्त जो है कुछ थोड़ा-सा उनके मामलात कुछ दुरुस्त नहीं हैं। और हाँ, यही वजह है कि अभी तक जो है तमाम मामलात के अंदर ग्रिप जो है ना इस वक़्त मौजूदा हुकूमत की है तमाम मामलात के ऊपर और आपको कहीं न कहीं पीटीआई बैक फुट पे नज़र आ रही है। लेकिन हाँ, आज आज जो स्वाबी के अंदर जो होने लगा है, ये जो हाँ, स्वाबी यही में मैं अगर पूछने हो वाला रहा था। हाँ, आज अगर जो पता चलेगा स्वाबी में ना। हो रहा है, अगर हाँ, स्वाबी वाला जलसे के अंदर अगर वहाँ पे लोग अगर खड़े हो गए और वहाँ से अगर बाकायदा स्टैंड लिया गया, तो हो सकता है कि हुकूमत के ऊपर दबाव आएगा। और मैं समझता हूँ कि यहाँ से इसको जो है लोगों को चाहिए कि अवाम को इसको कैश करे। हाँ, आज पता चलेगा कि क्या होता है, लेकिन मसला ये है कि वो वहाँ पे तो इनकी अपनी हुकूमत है।
अगर वहां पे जलसा बहुत बड़ा हो भी गया तो उसका इम्पैक्ट इतना नहीं पड़ेगा जितना कि यहाँ पे उसका 1% भी अगर हो जाए तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ये तो बिल्कुल, देखें ना, ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। दुरुस्त है कि पंजाब में अगर होता है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा। बहरहाल जी हाँ। देखते हैं उसको, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो इंटरनल इश्यूज हैं, अब मसलन बलूचिस्तान का इशू आप देख लें, वहां पे कैसे मामला चल रहे हैं। फिर आप देखें केपीके में टीटीपी के साथ जो मामला चल रहे हैं, वहां पे क्या सूरत हाल चल रही है। फिर आपने पिछले दिनों में देखा पारा चिनार का मसला जो है, सुन्नी शिया का जो मसला है वो चल रहा है। फिर हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देखें, इंडिया के साथ मामला वहां पे फिर हीट अप होना शुरू हो चुके हुए हैं कश्मीर के अंदर। तो ये जो सारी सूरत हाल है, इसके ये वारंट करती है कि इसको प्रायोरिटाइज किया जाए, इसके ऊपर तवज्जो दी जाए और इनको हल करने की कोशिश की जाए। ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना इसरार साहब, ये सारी बातें तो अगर आप देखें तो इसमें कोई शक नहीं कि ये इनको तो टॉप प्रायोरिटी देना चाहिए। लेकिन हमने जैसे कहा और जैसा आप भी महसूस कर रहे होंगे कि यहाँ तो टॉप प्रायोरिटी है कि इमरान खान का चैप्टर कैसे क्लोज़ किया जाए। कहीं भी मुझे आप यकीन करें कि जितनी चीज़ें आपने बताई हैं, अब उनको मैं दोहराता इसलिए नहीं हूँ कि जो एक-एक पॉइंट आपने बताया वो सब अहम है। हमारी ख़ारिजा पॉलिसी इस वक़्त कहाँ है, हमारे बॉर्डर्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। ईरान की आप देखें अगर जंग हो जाती है, जैसे मैंने आपसे कहा कि वो जंग बिल्कुल तैयार है, पाकिस्तान पे बहुत मसला होगा, ईरान से निकल सकते हैं, बहुत सारे महाजिरीन भी निकल सकते हैं, बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। आप देखें अफ़गानिस्तान के साथ वो टीटीपी का मसला, ये सारे के सारे मामलात देखिए इसमें बाइडेन इंतज़ामिया को फ़ॉलो करने की वज़ह से ये आपके मैं यकीन करें मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि ये टीटीपी के साथ मामला तय हो सकते थे। जो इमरान खान ने जो एक प्लान बनाया था ना, अगर ये उस प्लान के तहत चलते तो ये मामला इतना खराब नहीं होना था। लेकिन बाइडेन इंतज़ामिया की कोशिश ये थी कि किसी न किसी तरीके से जो ट्रम्प ने जो ये दोहा एग्रीमेंट हाँ, किया था, उसको नाकाम किया जाए और दोबारा जो है किसी न किसी तरीके से कि अमेरिका की प्रेज़ेंस जो है यहाँ पे लाया जाए और पाकिस्तान के अंदर जो दोबारा उनके फुटप्रिंट लाए अफ़गानिस्तान के अंदर और क्योंकि उनको ईरान को असल में निशाना बनाना था और आपने देखा था हालिया तौर पे पाकिस्तान के अंदर भी क्या हुआ था, ईरान और पाकिस्तान की झड़प भी हो गई थी। तो ये सारी सूरत-ए-हाल जो है ना, ये सब मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट जो भी है, मैं ये नहीं कहता एस्टेब्लिशमेंट में कि सारे के सारे लोग ऐसे होंगे, सारे नहीं होंगे। चंद एक लोग हैं एस्टेब्लिशमेंट में सिविल भी हैं, आपको पता है यूनिफ़ॉर्म भी हैं। कुछ लोग ऐसा हैं जो कि मतलब इस वक़्त बैनुल-अक़वामी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, वो लगता है कि तक वो पावर में है और वो जो चीज़ें आपने बताई हैं जिनको उस पर प्रायोरिटी देनी चाहिए, वो अभी भी उसको नज़रअंदाज करके अपने उसी आलमी एजेंडे की तरफ जा रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह। एब्सोल्युटली। और इसमें मेरा ख़्याल है कि जो फूड फॉर थॉट आपकी गुफ्तगू से मुझे लग रहा है वो यही है कि इसको हमें प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि ना सिर्फ़ हमारे अंदर मुल्क के अंदर क्या हो रहा है, बल्कि खित्ते में क्या हो रहा है और ग्लोबल लेवल पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो फैसल भाई आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपकी जो अमीक निगाह है, इससे हम उभरते हुए जो तज्ज़ियात हैं वो इंशाल्लाह आपसे लेते रहेंगे और उनको शेयर करते रहेंगे अपने नाज़रीन के साथ। आपका बहुत शुक्रिया, जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया।